हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम DSSB PGT कॉमर्स की PY की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जनरल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन ऑप्शन ए 1 अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड 2 or more account are to be credited, B 2 or more account to be debited and 1 account to be credited, C 2 or more account are to be debited and 2 or more account are to be credited, D only 1 account is debited and another account is credited। इन्होंने पूछा है कंपाउंड एंट्री इनमें से कौन सी नहीं होती है ना, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन ए की ए वाला सही है, ऑप्शन बी की डी वाला सही है, ओनली 1 अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ऑप्शन सी ए वाला और बी वाला सही है और ऑप्शन डी ओनली बी सही है। सबसे पहले कंपाउंड एंट्री होती क्या है, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कंपाउंड एंट्री होती क्या है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, किसी में भी 2 अकाउंट होंगे, 2 और मोर अकाउंट आर टू बी डेबिटेड और 2 और मोर अकाउंट आर टू बी क्रेडिटेड। तो इनमें से कौन सा गलत है, ऑप्शन डी यानी कि बी गलत है, बी वाला गलत है। इसमें लिखा है 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, जबकि कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, उसका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑप्शन बी मार्केट रिस्क, ऑप्शन सी परचेजिंग पावर रिस्क, ऑप्शन डी इन्फ्लेशन रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरी मार्केट पे, एंटायर मार्केट पे आता है। द रिस्क दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट और लार्ज पोर्शन ऑफ इट। इट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या ग्लोबल इवेंट हो। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसे हम हटा नहीं सकते, हम पोर्टफोलियो में चेंजेस लाके इसे डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोला जाता है इसको, और इसको मार्केट रिस्क भी बोला जाता है क्योंकि ये पूरी मार्केट पे आता है। इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से, इन्फ्लेशन आने से, रिसेशन आने से, जियोपॉलिटिक्स इवेंट जैसे वार हो गया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी होता है, पैंडेमिक हो गए, नेचुरल डिजास्टर हो गए, ये सब सोर्सेज हो गए इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क और मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ जाता है। चेंज इन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कंज्यूमर स्पेंडिंग। इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर आ जाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क में क्या होता है, एक्सचेंज रेट करेंसी के रेट में चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो रिस्क होता है। परचेजिंग पावर रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क इज अ रिस्क दैट इन्फ्लेशन विल रिड्यूस द रियल वैल्यू। इन्फ्लेशन की वजह से रियल वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे वो मनी की हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो। सपोज एक फिक्स रेट का हमने सिक्योरिटी खरीदी है, ठीक है, अब इन्फ्लेशन की वजह से हमने अमाउंट तो एक बारी में पूरा पे कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी उस पर फिक्स आएगा, तो जो उस पर इनकम होगी वो फिक्स्ड है। इन्फ्लेशन की वजह से हमें अब वही पैसा जो हमें मिल रहा है उसकी रियल वैल्यू कम होगी। इसका सोर्स हो गया इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर रिस्क का सोर्स हो गया इन्फ्लेशन। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट लूजेस वैल्यू इफ इन्फ्लेशन इज हायर, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है, अब फ्यूचर में जो पैसा मिलना है वो फिक्स है, बट इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो वही पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। जो उसकी रियल इनकम है, जो उसने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसकी वैल्यू पे और उस पे जो रिटर्न आ रहा है दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन में चेंज आ जाना, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, सबसे मेजर रिस्क होता है। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू ओवरऑल मार्केट फ्लक्चुएशन फ्रॉम इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, supply demand imbalance, large scale financial events.
अब इसकी वजह से इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन में चेंज आ गया। अब उसकी एक्सपेक्टेशन में चेंज आएगा। मार्केट रिस्क इज रिएक्शन ऑफ इन्वेस्टर टू सिक्योरिटी रिटर्न्स। तो मार्केट रिस्क में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। परचेजिंग पावर रिस्क में उसकी रियल वैल्यू चेंज हो जाएगी इन्फ्लेशन या रिसेशन की वजह से। एक्सचेंज रेट रिस्क फॉरेन एक्सचेंज के रेट में चेंज आने की वजह से। और इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर था, जो मेन कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क नहीं है, ये सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ए अमाउंट ड्यू फ्रॉम को वेंचर्स, बी प्रॉफिट और लॉस ऑन द जॉइंट वेंचर्स। ऑप्शन ए बी प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर्स, ऑप्शन बी ओनली ए अमाउंट ड्यू फ्रॉम को वेंचर। क्यों बनाया जाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों गलत हैं और ऑप्शन डी दोनों ही सही हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द जॉइंट वेंचर, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जब को वेंचर अपनी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखना चाहता है तब प्रिपेयर किया जाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें ईच को वेंचर रिकॉर्ड करता है अपनी ट्रांजैक्शंस को, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है जॉइंट वेंचर से। तो हर पार्टी अपने रिकॉर्ड्स रखेगी, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करेगी। दो या दो से ज़्यादा पार्टी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिली हैं, उनका जॉइंट वेंचर हुआ है, तो उनको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको पता लगाने के लिए वो अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिससे उनको पता लग सके कि प्रॉफिट हो रहा है उनको या लॉस हो रहा है जब सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट होंगे। तो जो एक्सपेंसेस उनके थ्रू होगा वो सिर्फ वो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। ये सिर्फ एक नाम मात्र के लिए अकाउंट बनाया जाता है, सिर्फ पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ कंपनी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर और मेंबर। कौन सी कंपनी जानी जाती है, कैटेगराइज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर और मेंबर? ऑप्शन ए गवर्नमेंट कंपनी, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन डी अनलिमिटेड कंपनी। अब वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनलिमिटेड कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में लिखा है अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है ना। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई भी डेट होता है, कोई भी लॉस होता है, उस सब को पे करने की जिम्मेदारी मेंबर्स की है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस मीन्स दैट एन अनलिमिटेड कंपनी मेंबर शेयर होल्डर हैव नो कैप ऑन देयर लायबिलिटी। दे आर पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज दैट विदाउट एनी प्री डिफाइंड लिमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक जा सकती है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट? ऑप्शन ए द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर ऑफ द कंसाइनर ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी द लीगल ओनरशिप एंड title of goods is not transferred to the consignee, option C dispatch of good on consignment account to sale of good by consignor, option D the relationship between consignor and consignee is that of the principal and an agent। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन पेपर में और भी क्वेश्चन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन्होंने बोला है फॉल्स बताना है। पहला बता रहा है consignee does not become the debtor of the consignor on the receipt of goods, बिल्कुल करेक्ट है। The legal ownership and the title of good is not transferred to the consignee,
ये भी बात सही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ऑप्शन डी, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला कि कॉन्साइनर और कॉन्साइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद कॉन्साइनर, कॉन्साइनर के पास रहती है ओनरशिप। इवन गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द कॉन्साइनी, चाहे गुड्स ट्रांसफर हो गए हों। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रिस्क होता है गुड्स के साथ वो कॉन्साइनर के पास ही रहता है, रिस्क सारा कॉन्साइनर के हाथ में होता है, कॉन्साइनी सिर्फ एक एजेंट है। तो अगर कोई लॉस होता है, डैमेज होता है गुड्स को, तो वो कॉन्साइनर ही पे करेगा, कॉन्साइनी नहीं पे करेगा। अगर वो लॉस, वो डैमेज कॉन्साइनी के नेग्लिजेंस की वजह से है तो कॉन्साइनी जिम्मेदार है, अदरवाइज बाकी सारा जो डैमेज या कुछ भी लॉस होता है वो सारा कॉन्साइनर ही करेगा। इसमें चौथा पॉइंट है, और जो अनसोल्ड गुड्स रहते हैं वो कॉन्साइनर की प्रॉपर्टी है, अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई थी तो वो उसको रिटर्न भी करे जा सकते हैं। अगर वो सेल नहीं हो रहे तो वो वापस उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मेथड नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन डी जॉब कॉस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से, जो प्री डिटरमाइंडेड हमारी कॉस्ट होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्री डिटरमाइंडेड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट हेल्प बिजनेस टू कंट्रोल कॉस्ट, ये मदद करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी, और एनालाइज परफॉर्मेंस कैसी हो रही है उसको चेक करने में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग एक्सपेक्टेड बजटेड कॉस्ट, जो पहले से हमने डिसाइड करा है कि इतना कॉस्ट होनी चाहिए, और जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसको कंपेयर करके हम एनालाइज करते हैं कि डिफरेंस जो आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वो चेक करते हैं। बाकी जो ऑप्शन थे, जॉब कॉस्टिंग में हम स्पेसिफिक ऑर्डर की कॉस्टिंग चेक करते हैं। जैसे हम बाइक सर्विस कराने जाते हैं तो एक जॉब शीट बनती है, उस पर्टिकुलर बाइक में क्या क्या काम होना है उस बेसिस पे एक जॉब शीट बनेगी और उस बेसिस पे उस पर वर्क किया जाएगा। ऐसे प्रिंटिंग का काम करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेपर किस तरह का चाहिए, प्रिंटिंग कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, डिजिटल प्रिंट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक जॉब का स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है? अच्छा, ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अलग होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे रेलवे मैनेज करना है, रोड ट्रांसपोर्ट मैनेज करना है, उसमें क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है। सिनेमा हॉल मैनेज करना है, पावर हाउस मैनेज करना है, वो सारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है। और ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है, टॉय मेकिंग कंपनी है, वो सब ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज करते हैं। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, तो वो फर्म उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने में कितना कॉस्टिंग आएगी, है ना, एक बिल्डिंग बनाने में कितनी कॉस्टिंग आएगी, वो सब इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। बैच कॉस्टिंग भी होती है। बैच कॉस्टिंग जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं तो उस पर्टिकुलर बैच को बनाने में कितना खर्चा आया, वो गई बैच कॉस्टिंग। और इसके अलावा यूनिट कॉस्टिंग, जिसमें यूनिट के बेसिस पे कॉस्टिंग हो रही है। ऑयल ड्रिलिंग यूनिट्स हो गई, सीमेंट वर्क्स हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, जिसमें यूनिट बेसिस पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट,
every business transaction has two-fold effect. In commercial context, it is a famous dictum that every receiver is also a giver and every giver is also a receiver. Name the concept. Option A, objective evidence concept. Option B, business entity concept. Option C, money measurement concept. ऑप्शन डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अब वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं. आप इस क्वेश्चन को इस पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं. क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट. इसका मतलब डुअल एस्पेक्ट. एवरी रिसीवर इज ऑल्सो अ गिवर, एवरी गिवर इज ऑल्सो अ रिसीवर. इस बेसिस पे शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनका एविडेंस होना चाहिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बिल्स होने चाहिए अगर वो कोई पेमेंट है तो. ऑप्शन बी में क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों सेपरेट हैं. ऑप्शन सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. वो क्या बताता है कि सारी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड होंगी वो ही रिकॉर्ड होंगी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच इज नॉट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. ऑप्शन ए, ऑन कॉस्ट. ऑप्शन बी, ओवरहेड कॉस्ट. ऑप्शन सी, सप्लीमेंट्री कॉस्ट. ऑप्शन डी, डाउन कॉस्ट. सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है वो समझ लेते हैं. अच्छा, आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर सोच सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ये दोनों से रिलेट नहीं करता. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट. हम उसको डायरेक्ट एक प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं. वो कॉस्ट जो डायरेक्ट ट्रेस हो सकती है कि वो किस प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही है. जैसे कि रॉ मटेरियल, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेट करता है, उसके बेसिस पे. लेबर जो उस पर डायरेक्ट काम कर रही है उसके बेसिस पे. मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई और फ्राइट फॉर शिपिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेट है तो उसे हम प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम रिलेट नहीं कर पाते कि ये किस प्रोडक्ट से है. दीज आर कॉस्ट दैट सपोर्ट मोर देन वन एक्टिविटी और प्रोडक्ट एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू द स्पेसिफिक आउटपुट डायरेक्टली. हम इसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते. जैसे कि यूटिलिटीज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये कितना किस प्रोडक्ट में यूज हुआ इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते. सैलरी ऑफ सुपरवाइजर या मैनेजर, उनको मंथली सैलरी मिलती है, अब कितना किस प्रोडक्ट से जोड़ा जाए हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते. ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. इस तरह की कॉस्ट जो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पा रहे, वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई. तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था विच इज नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो ऑन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ये सारे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं, और डाउन कॉस्ट दोनों से रिलेट नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ पॉपुलर टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू आइडिया. अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर एंड जनरेट एज मेनी बिजनेस आइडिया एज पॉसिबल. वन आइडिया लीड्स टू अनदर. व्हाट इज दिस टेक्निक और प्रोसेस कॉल्ड एज. ये एक बहुत फेमस टेक्निक है जिसमें आइडियाज जनरेट किए जाते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बैठते हैं, बिजनेस आइडियाज पे बात करते हैं, जनरेट करते हैं एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल. एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया आता है और उस पर बात करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, इसको बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक used to generate a wide range of idea and solution to problem. कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें ग्रुप मिलके बैठता है और
उस प्रॉब्लम पे बात करता है और अलग अलग आइडिया सॉल्यूशन देता है। एलेक्स ऑसबर्न ने डेवलप किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग सिस्टम फॉर जनरेटिंग आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी एट लार्ज। ई कॉमर्स से रिलेटेड भी इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी इस बेसिस पे बताना है। ई कॉमर्स एनेबल मोर इंडिविजुअल टू वर्क एट होम एंड टू डू लेस ट्रैवलिंग फॉर शॉपिंग, रिजल्टिंग इन लेस ट्रैफिक ऑन द रोड एंड लोअर एयर पॉल्यूशन। ई कॉमर्स की वजह से इंडिविजुअल घर से काम कर पा रहे हैं, ट्रैवल कम कर रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक भी कम हो रहा है रोड पे और पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन, ई कॉमर्स एनेबल पब्लिक टू शॉप और डू अदर ट्रांजैक्शन 24 आवर्स। ई कॉमर्स की वजह से पब्लिक 24 आवर ट्रांजैक्शन कर सकती है, शॉपिंग कर सकती है पूरे साल किसी भी लोकेशन से। सी में क्या लिखा है, एबिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस। हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस को क्रिएट करने की एबिलिटी है। ई कॉमर्स एनेबल पीपल इन रूरल एरिया टू एंजॉय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल टू देम। जो लोग रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में रहते हैं, वो आज उन प्रोडक्ट्स को भी मंगा पा रहे हैं जो उनके लिए अवेलेबल नहीं थे उस जगह, वो ई कॉमर्स की वजह से अब मंगा पा रहे हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड पीपल विद मोर चॉइसेस, दे कैन सेलेक्ट फ्रॉम एनी वेंडर एंड फ्रॉम एनी प्रोडक्ट। ई कॉमर्स की वजह से लोगों के पास ज़्यादा चॉइस आ गई है, वो किसी भी वेंडर से खरीद सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये याद रखना है कि सोसाइटी के लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक पहला वाला और एक फोर्थ। पहले में क्या था, ट्रैवलिंग कम हो गई है, ट्रैफिक कम हो गया है, एयर पॉल्यूशन कम हो गया है। फोर्थ वाले में क्या था, रूरल एरिया में वो प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं अब हम जो अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा टोल ब्रिज is an example of dash type of project financing. Option A, build, operate, transfer type. Option B, bridge financing. Option C, build, own, operate type. और option D, build, own, operate and transfer type. नोएडा टोल ब्रिज जो बना था वो किस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टाइप के बेसिस पे बना था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। कंपनी ने बनाया, उस टाइम पे वही मालिक था, ऑपरेट किया, उसका पैसे जब आ गए वापस तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और ये इस टाइप का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बीइंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट, ओन, ऑपरेट में क्या होता है, कंपनी बिल्ड करती है, वही मालिक होती है और वही चलाती है। और बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर इसमें उनके नाम पर नहीं होता, ओन नहीं है, ठीक है। तो बिल्ड करा, ऑपरेट करा और फिर ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि कोंकण रेलवे, वो इस बेसिस पे बना था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।